हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूँ आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ये हमारे साइंस के लास्ट ईयर 2017 में जो एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, उसकी क्वेश्चन सीरीज है, ताकि आप देख सको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कि साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वीडियो में। आप इसे एक तरह टेस्ट तरीके से दीजिएगा, 1 से लेकर 15 तक अपने क्वेश्चन नंबर लिखिएगा कॉपी पर और चेक करिएगा, एनालिसिस करिएगा लास्ट में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इससे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड वेस्टेज प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। स्लरी, स्वेज, बहिर्मल, बायोगैस, जैव गैस और स्लेज अपमार्जक। देखो, स्वेज और स्लेज ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो जो लिक्विड वेस्टेज प्रोडक्ट है वो क्या है, स्वेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट is completely neutralized by the magnetic field due to other magnet is called a। वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है कहलाता है। नल पॉइंट शून्य विक्षेप स्थिति, नेगेटिव पॉइंट ऋणात्मक बिंदु, धनात्मक बिंदु, पॉजिटिव पॉइंट और मिड पॉइंट मध्यवर्ती बिंदु। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। देखो, पॉजिटिव पॉइंट तो हो नहीं सकता, नेगेटिव पॉइंट भी नहीं हो सकता, तो नल क्षेत्र, ठीक है, जिस जगह पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती। मेनोपॉज ऑकर्स ऑन द एज ऑफ, रजोवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। 11 to 13 ईयर, 45 to 15 ईयर, 15 to 50 ईयर, 70 to 75 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 11 to 13 ईयर। देखो यहाँ पे जो व्यापक में क्वेश्चन आंसर दिया था वो 45 to 55 दिया था। यहाँ रजोवृत्ति इस आयु में जाके समाप्त हो जाती है। यदि ये क्वेश्चन होता तो 45 to 55 राइट को आंसर होता, पर ऐसा नहीं है। यदि आयु शुरू की बात करें तो स्टार्टिंग 11 to 13 वर्ष में होती है और 45 to 15 वर्ष में ये समाप्त हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्जन प्लेटलेट काउंट रिड्यूस डिस्ट्रिक्टली इन्फेक्शन फीवर, इट विल प्रिवेंट हैज ब्लड फ्रॉम। सजन की विषाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है, यह उसके रक्त को रोक देगा। देखो क्या बोलता है, प्लेटलेट की, यदि यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन है, यदि प्लेटलेट की काउंट कम होते हैं ब्लड में तो क्या हो सकता है। ब्लडिंग, रक्त बहने से, O2 ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन के परिवहन से, क्लोटिंग थक्का जमने से और फ्लोइंग प्रवाहित होने से। तो क्लोटिंग नहीं बन पाएगी। असल में क्या है, जो प्लेटलेट होते हैं वही हमारे खून के थक्के को बनाने में सहायक होते हैं, और यदि प्लेटलेट के काउंट कम होंगे तो क्लोटिंग नहीं बन पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। निम्न में से कौन सा ऊतक मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है। तो एडोपोस टिश्यूज बसमई ऊतक, एरोलोर टिश्यूज एरोल ऊतक, कार्टिलेज उपस्थि और टेंडन कंडरा। देखो मैंने इसमें आपको बताया है ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, और कनेक्टिव टिश्यू से 100% क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। आप अभी तक के जितने भी वीडियो, हमारे 12 वीडियो हो चुके हैं, आप किसी भी वीडियो में देखोगे तो संयोजी ऊतक से कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन पूछा ही है, और हर क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एरोलोर। ये इस तरह का ऊतक होता है जो कि दो ऑर्गनों को जोड़ने में, या कोई हमारा ऑर्गन अंदर से डैमेज हो जाता है तो उसे फुलफिल करने में किसका होता है, एरोलोयर टिश्यूज का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। निम्न में से किस समूह के केवल जैव निम्नीय वस्तुएं होती हैं। मतलब हमें ऐसा बताना है, ये यहाँ पे आपको अलग अलग वस्तुओं के ग्रुप दिए हुए हैं, जो ऐसा ग्रुप बताना है जो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, तो केक, पॉलीथीन एंड ग्रास, केक पॉलीथीन तथा घास, ग्रास प्लास्टिक एंड लेदर, घास प्लास्टिक तथा चमड़ा, फ्रूट पिल्स, केक एंड केवेज, फलों के छिलके, केक तथा पत्ता गोभी,
ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो ये तो बहुत ईजी है, आप बता सकते हो। जहाँ जहाँ प्लास्टिक या पॉलीथीन आ रहा होगा ये बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा है, और जिसमें नहीं है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर थर्ड वाला। व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ रेबीज़? रेबीज़ का मुख्य लक्षण क्या होता है? देखो, रेबीज़ किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने के कारण होता है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या मुख्य लक्षण होंगे। लैक ऑफ एपोटिएट एंड स्टोमच अपसेट, भूख का अभाव तथा पेट खराब होना, सेवर बैक पेन एंड हेडक, गंभीर पीठ दर्द तथा सिर दर्द, हाई फीवर एंड सीवरिंग, उच्च ज्वर एवं कपी, हाइड्रोफोबिया ऑफ फियर फ्रॉम वाटर, हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। तो ये रेबीज़ का इसमें से कौन सा मुख्य लक्षण है? तो हाइड्रोफोबिया, या पानी से डरना। आपको पता होगा रेबीज़ का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो सकता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज़, जिसमें आपको पानी से डर लग सकता है। इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर यू इमेज विल बी टू फाउंड बी। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है: स्मॉल एंड इन्वर्टेड, छोटी और अधोशीर्षी, लार्ज एंड इरेक्टेड, विशाल और ऊर्ध्वदर्शी, स्मॉल साइज बट लेटरली इन्वर्टेड, समान आकार किंतु पार्श्व अधोशीर्ष, सेम साइज बट इन्वर्टेड, समान आकार किंतु अधोशीर्ष। देखो, ये सेम साइज होती है बट लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ आ जाता है। देखो, सिर और पैर एक्सचेंज नहीं होते, इसलिए इन्वर्टेड नहीं बोल सकते, सिर्फ लिटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब हमारा राइट लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट राइट में आ जाता है। ओके, ये होता है आपके मिरर में। और अब आप देख रहे हो ये मिरर, प्लेन मिरर के क्वेश्चन भी आपसे पूरे टॉपिक में पूछे गए हैं। पूरे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया ही है। प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन फ्रॉम ऑफ वाटर वेपर बाय प्लांट इज कॉल्ड। पौधे द्वारा पानी जल वाष्प के रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन, बाष्प उत्सर्जन। तो आप बता सकते हो, ये तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के काम में आता है, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, वाटर और फूड को परिवहन करने के काम में आता है, रेस्पिरेशन श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन छोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने को हम रेस्पिरेशन कहेंगे। तो आपको बचा है अब पौधों द्वारा पानी जलवाष्प के लिए, तो आप आंसर बहुत ईजी लगा पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन। आगे चलते हैं। टर्मरिक स्टेन इन वाइट शर्ट टर्न रेड व्हेन वॉश विथ सोप बिकॉज। सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि सोप इज न्यूट्रल इन नेचर, साबुन प्रकृति में उदासीन होता है। सोप इज एसिड इन नेचर, साबुन प्रकृति में अम्लीय होता है। सोप इज बेसिक इन नेचर, साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है। टर्मरिक इज एसिडिक इन नेचर, हल्दी प्रकृति में अम्लीय होती है। ये सेम फिल्टर पेपर की तरह की बात कर रहा है। तो आपको पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, उससे जो भी रिलेटेड टॉपिक है यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सोप इज ए बेसिक नेचर। जो सोप होता है, जो हमारा साबुन होता है, वो कैसा क्षारीय प्रकृति का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देयर इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट बिकॉज इट इज़। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह फुल स्मेलिंग, दुर्गंध युक्त होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल, उच्च ज्वलनशील होता है, हाईली रेडियो एक्टिव, उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है, हाईली रिएक्टिव, उच्च रूप से अभिक्रियाशील होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया है, यदि न्यूक्लियर के बारे में पूछे, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आए तो वहाँ पे रेडियोधर्मिता ही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाईली रेडियो एक्टिव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पेयर ऑफ वर्म ब्लड एनिमल आर। गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, उभयचर और सरीसृप, एप्स एंड मैमल्स, एबीज एवं स्तनधारी, पीसीएस एंड इम्फेसिस, मछली में उभयचर, पीसीएस एंड कोलेस्ट्रिल सेलेंट्रेटा, पीसीएस एंड सेलेंट्रेटा, मछली और सेलेंट्रेटा। तो कौन से युग्म गर्म रक्त वालों के लिए? देखो, जहाँ पे मछली है ये तो आपको सीधे से पता चल रहा होगा, कोल्ड ब्लडेड होती है। फिर बचे ऊपर के दो ऑप्शन, जिसमें से उभयचर जो होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? एप्स एंड मैमल, जो कि क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं या गर्म रक्त वाले पशु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनू वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज केमिस्ट्री लैब,
ही ओपन द एयर होल ऑफ बेंसन वर्नर एंड एडजस्ट इट टू गेट। सोनू अपने विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने बेंसन वर्नर के वायु विवरण को खोला तथा निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। येलो फ्लेम पीली लो, ब्लू फ्लेम नीली लो, ल्यूमिनस फ्लेम चमकदार लो, ग्रीन फ्लेम हरी लो। देखो मैंने बताया था कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर के ऊपर से जाते हैं। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। ब्लू फ्लेम, जब भी वो बर्नर को ओपन करता है, एडजस्ट करता है, तो उसे किस तरह की फ्लेम मिलती है? ब्लू फ्लेम मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोरा रेफर टू द, वनस्पति इसे संबंधित करता है। वाइल्ड एनिमल ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के जंगली जानवर। प्लांट लाइफ ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र का पादप जीवन। एनिमल लाइफ ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र का पशु जीवन। बर्ड ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के पक्षी। तो आपको क्वेश्चन के नाम से वनस्पति से संबंधित पता चल रहा होगा कि उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो? प्लांट हो। प्लांट लाइफ ऑफ द एरिया। तो फ्लोरा, कभी कभी देखो यदि हिंदी में वनस्पति ना देखे फ्लोरा देगा तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लोरा के लिए आता है, उस क्षेत्र को फ्लोरा कहते हैं जहाँ पर प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर प्लांट लगे हुए होते हैं जो और किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाते, उस एरिया को फ्लोरा कहते हैं। सेम फना, जो एनिमल के लिए यूज़ होता है बर्ड, वो होता है फना। ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर। उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग से दिखता है। मंगल ग्रह, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, अर्थ, पृथ्वी, नेपच्यून। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो रेड दिखाई देता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा, जो मंगल ग्रह है वो रेडिश दिखाई देता है। तो आप देख पा रहे होंगे कम से कम 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे थे, या तो पढ़ के क्वेश्चन के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहे थे, पढ़ के ही समझ में आ रहे थे, या फिर हमने बचपन से ही कभी ना कभी उन्हें पढ़ा होगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें दिमाग लगाना होता है, और 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ही इसी जगह से पूछ लिए जाते हैं जहाँ से हम कितना भी पढ़ लें हम उसे कवर नहीं कर सकते। तो आप कम से कम साइज़ में 12 से 15 नंबर, 12 से 13 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। तो आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके क्या टेस्ट की तैयारी है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको करना बाकी है, कहाँ से किस तरह के छोटे से या बड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो आगे तैयारी के लिए। तो ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मिलते रहिए। धन्यवाद।